हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जी एकेडमी। साइकोलॉजी सीरीज में ये हमारा 6th लेक्चर है और आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज लर्निंग थ्योरीज, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग कर्व्स। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज नॉट प्रोपाउंडेड अ लर्निंग थ्योरी। किसने कोई अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज स्किनर, ऑप्शन बी इज बीएस ब्लूम, ऑप्शन सी इज कोहलर, ऑप्शन डी इज थॉर्नडाइक। सो आउट ऑफ द 4 क्वेश्चंस अगर आपने लर्निंग की थ्योरीज पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि स्किनर ने भी थ्योरी दी है, कोहलर ने भी दी है, थॉर्नडाइक ने भी दी है, जबकि जो बीएस ब्लूम है इनके द्वारा कोई भी लर्निंग थ्योरी नहीं दी गई है। तो याद रखिएगा जो बीएस ब्लूम है इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को या यूं कहिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया है किस में, तो इनकी ब्लूम टेक्सोनॉमी में। ब्लूम टेक्सोनॉमी। और इसके अलावा अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें तो इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। कोहलर की बात करें तो कोहलर की है इनसाइट थ्योरी, वेयर एज स्किनर की कौन सी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो तीनों थ्योरीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। अ concept learnt by a student in science class is used by her in social science class. This is a type of option A positive transfer of learning, option B negative transfer of learning, option C zero transfer of learning, option D is none of these. एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया। यह एक प्रकार है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण का, ऑप्शन बी इज ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन सी इज शून्य अधिगम स्थानांतरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट किसी स्टूडेंट के द्वारा साइंस क्लास में सीखा गया और उसी को उसके द्वारा यूज किया जा रहा है सोशल साइंस की क्लास में। तो यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रहा है फ्रॉम साइंस क्लास टू द सोशल साइंस क्लास। तो ये क्या है, इट इज द पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। What is conditioned stimulus in Pavlov's classical conditioning? तो पैवलव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो थ्योरी है उनकी, उसमें आपको बताना है कि कंडीशनड स्टिमुलस क्या है। तो पैवलव के अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक क्या है। ऑप्शन ए इज बेल, ऑप्शन बी इज फूड, ऑप्शन सी इज स्लाइवेशन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। हिंदी में हो जाएंगे ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज घंटी, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी लार स्त्राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो अनुबंधित सिद्धांत या अनुबंधित उद्दीपक भी कह सकते हैं इसे। अनुबंधित सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक, दैट मीन्स कि कंडीशनड स्टिमुलस आपको बताना है कौन सा है। तो ये है बेल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो यहां पे देख सकते हैं, अगर हम पैवलव की सबसे पहले बात करते हैं, पैवलव का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था। पैवलव्स क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग की मेनली 2 थ्योरीज हैं, एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक है क्लासिकल। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये दी गई है पैवलव के द्वारा। इनका जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज ऑन डॉग। अब यहां से मेजरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, इस तरह से। तो याद रखिएगा अगर सिंपली पूछा जा रहा है इन पैवलव्स थ्योरी फूड क्या है, फूड। सो फूड इज योर अनकंडीशनड स्टिमुलस। अगर सिंपली पूछा जा रहा है कि बेल क्या है, सो बेल इज द न्यूट्रल स्टिमुलस। एंड अगर पूछा जाए स्लाइवेशन क्या है, स्लाइवेशन, सो ये है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ये आंसर्स कब होंगे, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पैवलव की थ्योरी में, इन पैवलव्स थ्योरी फूड इज, बेल इज या फिर स्लाइवेशन इज। तो उस टाइम पे आंसर्स हो जाएंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं आफ्टर कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग हो जाती है डॉग की, उस टाइम पे फूड तो तब भी आपके पास क्या रहेगा, अनकंडीशनड स्टिमुलस। लेकिन जो बेल है देन इट चेंजेस टू कंडीशनड स्टिमुलस। तो यहां पे जो कंडीशनड स्टिमुलस पूछा गया है वो आफ्टर कंडीशनिंग का पूछा गया। तो आफ्टर कंडीशनिंग बेल बिकेम कंडीशनड स्टिमुलस एंड बेल के रिस्पॉन्स में जो स्लाइवेशन होगी वो हो जाएगा कंडीशनड
रिस्पॉन्स। तो याद रखिएगा बेल आपकी न्यूट्रल स्टिमुलस भी होती है और कंडीशनड स्टिमुलस भी होती है। तो जब पर्टिकुलर कंडीशन के बाद पूछा गया हो उस टाइम पे वो कंडीशनड स्टिमुलस होगा, अदरवाइज सिंपली पूछा जाता है कि बेल क्या है तो बेल क्या हो जाएगी आपकी न्यूट्रल स्टिमुलस। सेम गोज विद द स्लाइवेशन। अगर सिंपल पूछा जा रहा है कि पैवलव की थ्योरी में जो स्लाइवेशन है वो क्या है तो वो हो जाएगी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। लेकिन अगर पूछा जाए आफ्टर कंडीशनिंग स्लाइवेशन क्या है तो वो हो जाएगा कंडीशनड रिस्पॉन्स। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द रेपिटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज लॉ ऑफ रेडीनेस दैट इज तत्परता का नियम, ऑप्शन बी इज लॉ ऑफ इफेक्ट दैट इज प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज दैट इज अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी चीज का बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, वो उसका जो रिलेशन है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसी के अंडर हमारे पास दो लॉज और आते हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। तो जो भी चीज हम यूज करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे यूज में रेगुलर आ रही है वो कंटिन्यू रहती है, हमें हमेशा याद रहती है। लेकिन जिस चीज का हम डिसयूज करते हैं या जिस चीज को समय के साथ हम करना छोड़ देते हैं, अभ्यास करना छोड़ देते हैं, वो चीजें हमें धीरे धीरे भूलने लगती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो नॉन एज, संचालक कंडीशनिंग या इसको क्रिया प्रसूत कंडीशनिंग भी कहा जाता है, को इस प्रकार भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इसका अदर नेम क्या है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज बैकवर्ड कंडीशनिंग दैट इज पश्चगामी अनुकूलन, ऑप्शन बी इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दैट इज सहायक अनुकूलन, ऑप्शन सी इज ऑपरेंट कंडीशनिंग दैट इज सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन डी इज क्लासिकल कंडीशनिंग दैट इज शास्त्रीय अनुकूलन। तो यहां से याद रखिएगा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसका अदर नेम क्या है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड ऑल्सो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो इट इज गिवन बाय B.F. स्किनर। B.F. स्किनर। इनका ये जो एक्सपेरिमेंट था ऑपरेंट कंडीशनिंग का, ये किस पे था, तो इट वाज ऑन रैट्स या फिर पिजन। सो रैट और पिजन्स पे इनका जो है वो एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कंडीशन रिस्पॉन्स में बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट, दिस इज नॉन एज। अनुबंधित अनुक्रिया प्रबलन हटा लेने के पश्चात समाप्त हो जाती है, यह प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इज एक्सटिंक्शन दैट इज विलोप, ऑप्शन बी इज डिस्क्रिमिनेशन दैट इज विभेदन, ऑप्शन सी इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इट्स रिकवरी, वाई है यहां पर, दैट इज स्वतः पुनः प्राप्ति, ऑप्शन डी इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन दैट इज उद्दीपक सामान्यकरण। तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशनड स्टिमुलस, जो कंडीशनड आपका रिस्पॉन्स है वो एलिमिनेट हो जाता है अगर आप रीइंफोर्समेंट को हटा लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम डॉग के कंडीशन में ही बात करें तो डॉग स्लाइवेट करता था ना जब वो बेल को सुन लेता था। तो मान लीजिए कि फूड देने से पहले बेल बजानी बंद कर दी जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो कंडीशन रिस्पॉन्स है, मतलब कि जो डॉग बेल की वजह से स्लाइवेट कर रहा था वो भी स्लाइवेशन करना बंद कर देगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा जब भी हम रीइंफोर्समेंट को हटा लेते हैं तो उसके हटाने से क्या होता है, जो भी हमारा बिहेवियर है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। यहां से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, दैट लॉन्ग टर्म नॉन रीइंफोर्समेंट लीड्स टू, मतलब अगर हम किसी को लंबे समय तक पुनर्वलन नहीं दे रहे हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, तो सेम उसके रिजल्ट में क्या होगा, जो भी बिहेवियर किसी ने एक्वायर किया है वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार जस्ट वर्डिंग चेंज करके ये सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ टीचर uses audio visual aids and activities in his teaching because they
एक शिक्षक अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियों एवं गतिविधियों का प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि वे, ऑप्शन ए इज प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, ऑप्शन बी इज फैसिलिटेट्स इफेक्टिव असेसमेंट, ऑप्शन सी इज प्रोवाइड्स diversion to learners, option D is utilize maximum number of senses to enhances. ऑप्शन ए हिंदी में है शिक्षक को राहत प्रदान करता है, ऑप्शन बी इज प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है, ऑप्शन सी इज शिक्षार्थियों को मनोरंजन प्रदान करता है, ऑप्शन डी इज अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर अधिगम में वृद्धि करता है। सो देखिए ऑडियो विजुअल एड्स क्यों यूज की जाती हैं स्कूल्स में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से कोई भी लर्नर जो है वो मल्टीपल सेंसेस का यूज करते हुए किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है। सो यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। तो क्योंकि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस को यूटिलाइज करने में, जिससे कि लर्निंग जो है वो एनहांस होती है। ठीक है, सो दैट एनहांसेस लर्निंग। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जब आपने सिर्फ सुना होगा तो वो इतना याद नहीं रहता है, बट साथ ही साथ जब आपने किसी ऑडियो विजुअल एड से उसको देखा भी होगा, उस इंफॉर्मेशन को या उस एक्टिविटी को परफॉर्म होते हुए, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में लास्ट करती है। ठीक, और होपफुली आपको समझ आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following laws of Thorndike is nearer to Skinner's operant conditioning paradigm? थॉर्नडाइक के निम्न में से कौन सा सिद्धांत स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के निकटतम है? ऑप्शन ए इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन बी इज लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन सी इज लॉ ऑफ रेडीनेस, ऑप्शन डी इज लॉ ऑफ स्प्रेड ऑफ इफेक्ट। तो ऑप्शन ए है हिंदी में अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी है प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी है तत्परता का नियम, ऑप्शन डी है प्रभाव के प्रसार का नियम। सो यहां से ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो यहां से याद रखिएगा जब भी स्किनर आता है ना, जब भी पूछा जाए कि स्किनर की थ्योरी कौन से लॉ ऑफ लर्निंग पे बेस्ड है, तो आपको याद रखना है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट पे कौन सी थ्योरी बेस्ड है, दैट इज बेस्ड स्किनर्स थ्योरी। मतलब कि स्किनर ने जो भी काम किया है, स्किनर्स थ्योरी। और स्किनर की थ्योरी कौन सी, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये थॉर्नडाइक के कौन से लॉ पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट पे। तो ये याद रखिएगा। और लॉ ऑफ इफेक्ट से हम बात किसकी करते हैं मेनली, तो रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की, कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं उसके प्रभाव में या तो हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगी या तो पनिशमेंट मिलेगी। उसी रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे डिपेंड करता है कि हम कोई काम फर्दर करेंगे या नहीं। तो हमारी लर्निंग जो है वो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स पे या फिर रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पे डिपेंड करती है। और ये कौन बताता है हमें, तो ये बताता है लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ टीचर प्रोवाइड्स रीइंफोर्समेंट एट एवरी 2 करेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ अ चाइल्ड देन इट इज कॉल्ड। यदि कोई शिक्षक किसी बच्चे को प्रत्येक 2 सही उत्तरों के बाद पुनर्वलन प्रदान करता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इज फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, दैट इज निश्चित अंतराल अनुसूची, ऑप्शन बी इज फिक्स्ड रेशो शेड्यूल, दैट इज निश्चित अनुपात अनुसूची, ऑप्शन सी इज वेरिएबल रेशो शेड्यूल, दैट इज चर अनुपात अनुसूची, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब भी रीइंफोर्समेंट एवरी करेक्ट रिस्पॉन्सेज पे प्रोवाइड की जाती है देन इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि करेक्ट रिस्पॉन्सेज जहां भी आए उस टाइम पे आंसर विल बी फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट। तो इसका मतलब है कि आप फिक्स्ड इंटरवल ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उसी पे आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, learning may be defined as dash change in behavior that occurs as a result of experience। अधिगम या फिर इसको सीखना भी कह सकते हैं। तो अधिगम सीखने के अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले व्यवहार में डैश परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर। आपको बताना है कैसा चेंज इन बिहेवियर है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज रिलेटिवली परमानेंट, दैट इज अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन बी इज सेंसिटाइजेशन, दैट इज संवेदीकरण, ऑप्शन सी इज फिक्स्ड, दैट इज स्थिर, ऑप्शन डी इज कॉन्टिन्यूअस, दैट इज निरंतर। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। और कैसा चेंज है, इट इज रिलेटिवली परमानेंट, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
In dash conditioning, the performance of behavior is influenced by the expectations of punishment and reinforcement and punishment. डैश कंडीशनिंग में व्यवहार का प्रदर्शन सुदृढ़ीकरण या दंड की अपेक्षा से प्रभावित होता है. ऑप्शन ए इज ओपरेंट, ऑप्शन बी इज क्लासिकल, ऑप्शन सी इज इंसाइट, ऑप्शन डी इज सोशल. तो क्रिया प्रसूत, शास्त्रीय, अंतर्दृष्टि या फिर सामाजिक. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको बताना है कि कौन सी थ्योरी जो है वो बेस्ड है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे. तो ये जस्ट हमने अभी डिस्कस किया है कि जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो बेस्ड है आपकी रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पे. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग. नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12. Through his experiment, Kohler wanted to prove that learning is. अपने प्रयोग के माध्यम से कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, आपको बताना है क्या है. ऑप्शन ए इज द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, दैट इज पूर्ण स्थिति की धारणा है. ऑप्शन बी इज ह्यूमन लर्निंग इज पर्पसफुल, मानव शिक्षण उद्देश्य पूर्ण है. ऑप्शन सी इज बेटर इन एनिमल्स देन ह्यूमन बींग्स, जानवरों में इंसानों से बेहतर होता है. ऑप्शन डी इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, एक स्वतंत्र गतिविधि है. सो कोहलर जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करना चाहते थे कि कोई भी लर्निंग जो है वो उसकी परसेप्शन अगर आप एज ए होल करते हैं तो वो ज्यादा बेटर है. तो परसेप्शन ऑफ थिंग्स या सिचुएशन एज अ होल, ये करेक्ट हो जाएगा. और इसके अलावा इंसाइटफुल लर्निंग की ये बात करते हैं. इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग. सो कोहलर की जो थ्योरी थी दैट वाज इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग. किस पे थी ये? तो ये परफॉर्म किया था इसमें एक्सपेरिमेंट इन्होंने चिंपैंजी पे. विच वॉज नेम्ड सुल्तान. तो इस चिंपैंजी का नाम जो है वो सुल्तान था और इसी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. याद रखिएगा कहीं भी आपके पास परसेप्शन या इंसाइट ये दो वर्ड्स आते हैं तो जो भी गेस्टॉल्टिस्ट होगा, मेनली कोहलर या कोई भी गेस्टॉल्टवादी अगर आपको दिखता है तो आप उसके साथ जा सकते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बंडूरा, 4 कंडीशंस नेसेसरी इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. The right sequence of these conditions is. ठीक है, तो यहां पे ऑप्शंस देख सकते हैं. सबसे पहले ऑप्शन ए इज, सबसे पहले आएगा मोटिवेशन, देन अटेंशन, देन रिटेंशन, देन रिप्रोडक्शन. ऑप्शन बी इज अटेंशन, मोटिवेशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्टिव. ऑप्शन सी इज अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन. ऑप्शन डी इज अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन या फिर रिप्रोडक्शन. तो सेम गोज विद हिंदी. हिंदी में क्वेश्चन क्या है? एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं. इन परिस्थितियों का सही क्रम आपको बताना है. तो सबसे पहले तो 4 परिस्थितियां कौन कौन सी हैं वो देख सकते हैं. अभिप्रेरणा, अवधान, धारणा एंड पुनरुत्पादन. पुनरुत्पादन, तो ये 4 कंडीशंस हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की. तो इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है वो आपको देखना है. सो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम अटेंशन पे करते हैं. पहली बात तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंडर आता है. तो एक तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है या ये जो मेथड है ये किसने दिया है? तो इट इज गिवन बाय एल्बर्ट बंडूरा. और एल्बर्ट बंडूरा ने ये कहां दिया है? तो ये दिया है इन्हीं के सोशल लर्निंग थ्योरी में. सोशल लर्निंग थ्योरी. तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है ये एल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था. इसी को सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है. तो SLT या फिर SCLT. SCLT क्या है? सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी. तो इसमें इन्होंने बात की है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की. इनके अकॉर्डिंग बच्चे कैसे सीखते हैं? तो ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं. अब उसमें आपके पास क्या होता है? 4 नेसेसरी एलिमेंट्स हैं या 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं. वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है अटेंशन, फिर उसके बाद आती है रिटेंशन, रिटेन करके रखना है किसी चीज को, बना करके रखना है. देन आता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड एट लास्ट इज मोटिवेशन. तो ये करेक्ट सीक्वेंस है.
ठीक है, सबसे पहले अटेंशन, देन रिटेंशन, देन रिप्रोडक्शन एंड देन मोटिवेशन। सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले अटेंशन है, इसके बाद है रिटेंशन, इसके बाद है रिप्रोडक्शन एंड देन मोटिवेशन। तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में इनमें से कौन सा एलिमेंट होता है या कौन सा नहीं होता है। तो कौन से 4 कंडीशंस हैं या 4 एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले है अटेंशन, देन रिटेंशन, देन रिप्रोडक्शन एंड एट लास्ट मोटिवेशन। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो एल्बर्ट बंडूरा ने अपनी इस थ्योरी में बताया है कि बच्चे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। और कैसे सीखते हैं? तो और सीखते हैं इमिटेशन करके, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। तो मॉडलिंग करना जैसे रिपीट करना उनके एक्शंस को आप कह सकते हैं। तो कहीं भी इमिटेशन, मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप एल्बर्ट बंडूरा के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो इनका एक एक्सपेरिमेंट भी था बाय द नेम बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया है कि कैसे बच्चे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं। तो अगर पूछा जाता है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, सो इट इज रिलेटेड टू द एल्बर्ट बंडूरा। और इसके अलावा ये जो आपको कीवर्ड्स बताए हैं ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए इज इमिटेशन, दैट इज अनुकरण। ऑप्शन बी इज मॉडलिंग, दैट इज प्रतिरूपण। ऑप्शन सी इज ऑब्जर्वेशन, दैट इज अवलोकन। ऑप्शन डी इज बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन, दैट इज व्यवहारिक अभिव्यक्ति। तो ये हमने अभी डिस्कस किया है कि जो एल्बर्ट बंडूरा, सबसे पहले तो कॉग्निटिव जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ये किसने दी है? एल्बर्ट बंडूरा ने। ये अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, एल्बर्ट बंडूरा। अब इस थ्योरी में इन्होंने क्या बात की है? इन्होंने इमिटेशन की भी बात की है, मॉडलिंग की भी बात की है एंड ऑब्जर्वेशन की भी बात की है, बट कहीं भी बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन की बात नहीं की है। सो सोशल लर्निंग थ्योरी का हिस्सा, उसका पार्ट कौन नहीं है? तो इट इज बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन, दैट इज व्यवहारिक अभिव्यक्ति, ठीक। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, a student was solving the mathematical problems and got puzzled with one. After devoting some time in thinking about the solution, he suddenly got a rule. I solve the problems and then solve the problems. It is learning through. तो हिंदी में देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक छात्र गणितीय समस्याओं को हल कर रहा था और एक उलझन में पड़ गया। समाधान के बारे में सोचने में कुछ समय समर्पित करने के बाद उसे अचानक एक सुराग मिला और उसने समस्याओं को हल कर दिया। इस माध्यम से सीखना है। तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन बी इज क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन सी इज इनसाइड, ऑप्शन डी इज हायरार्कियल अप्रोच। क्रिया प्रसूत अनुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन, अंतर्दृष्टि या फिर पदानुक्रमित दृष्टिकोण। तो देखिए, एक कोई बच्चा मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और उसमें पजल हो गया। थोड़ी देर सॉल्यूशन के बारे में सोचने के बाद उसको एक आइडिया मिलता है, एक क्लू मिलता है और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो ये लर्निंग या ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये किसके थ्रू हुई? इट इज थ्रू इनसाइट। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो याद रखिएगा, इनसाइट का मतलब क्या होता है? अचानक से आने वाले आइडियाज, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पे इंस्टेंट आइडियाज के बारे में बात की गई है तो आंसर हो जाएगा इनसाइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज कम्स अंडर विच प्राइमरी लॉ? उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम किस प्राथमिक नियम के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए इज लॉ ऑफ इफेक्ट, दैट इज प्रभाव का नियम। ऑप्शन बी इज लॉ ऑफ रेडीनेस, दैट इज तत्परता का नियम। ऑप्शन सी इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज अभ्यास का नियम। ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि जो आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, जिसको लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कहा जाता है, इसी के अंडर हमारे पास दो लॉज और आते हैं, दैट इज लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, ठीक है। तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज या फिर लॉ ऑफ प्रैक्टिस का। दोनों सेम ही लॉज हैं ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। शब्द समरूप तत्व निकटता से किससे संबंधित या किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए इज ग्रुप इंस्ट्रक्शन, दैट इज समूह निर्देश। ऑप्शन बी इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, दैट इज विद्या का हस्तांतरण। ऑप्शन सी इज जेलसी बिटवीन ट्विन्स, दैट इज जुड़वा बच्चों के बीच ईर्ष्या। ऑप्शन डी इज सिमिलर टेस्ट क्वेश्चन, दैट इज समरूप प्रश्न। सो आइडेंटिकल एलिमेंट्स टर्म है, इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बेसिकली ये एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स करके, और ये दी किसने है? सो इट इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो ये आप याद रखिएगा, कहीं भी आइडेंटिकल एलिमेंट्स आता है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी है। याद रखिएगा, ये लर्निंग की थ्योरी नहीं है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी है, और दी किसने है? तो थॉर्नडाइक ने। सो इस थ्योरी के अंडर थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि दो सिचुएशंस में जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स होंगे, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे सोलर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप साइंस में भी वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस में भी वही पढ़ रहे हैं, सो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, तो इसलिए जो आपका रेट ऑफ लर्निंग है वो एकदम से क्या हो जाएगा? एनहांस हो जाएगा। सो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स होंगे, दैट इज समरूप तत्व जितने ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय। सामान्यकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए इज टॉलमैन, ऑप्शन बी इज स्किनर, ऑप्शन सी इज फ्रॉइड, ऑप्शन डी इज चार्ल्स जड। तो थ्योरी ऑफ जर्नलाइजेशन जो है ये भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की ही थ्योरी है, एंड इट वाज गिवन बाय चार्ल्स जड। तो ये कहते हैं कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स ना होकर के हमें जनरल रूल ढूंढना चाहिए। तो दो परिस्थितियों में या विभिन्न परिस्थितियों में जितने ज्यादा सामान्य नियम हम निकाल लेते हैं या जितने ज्यादा सामान्यकरण नियम हम निकाल लेते हैं, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो उतना ही ज्यादा जल्दी होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। डिसलेक्सिया संबंधित है ऑप्शन ए मेंटल डिसऑर्डर, दैट इज मानसिक विकार से। ऑप्शन बी रीडिंग डिसऑर्डर, पठन विकार से। ऑप्शन सी बिहेवियरल डिसऑर्डर, दैट इज व्यवहारगत विकार से। ऑप्शन डी इज मैथमेटिकल डिसऑर्डर, दैट इज गणितीय विकार से। तो देखिए डिसलेक्सिया जो है ये क्या है आपका? इट इज अ रीडिंग डिसऑर्डर, इट इज अ रीडिंग डिसऑर्डर। याद रखिएगा, कई बार इसे रीडिंग प्लस राइटिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है, रीडिंग प्लस राइटिंग डिसऑर्डर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप गलत रीड करेंगे, अगर गलत पढ़ेंगे तो लिखेंगे भी गलत ही। सो रीडिंग प्लस राइटिंग डिसऑर्डर अगर आपसे पूछा जाता है तो ये भी कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया। अगर अकेला राइटिंग डिसऑर्डर पूछा जाए, राइटिंग डिसऑर्डर, तो ये कौन सा है आपका? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया। ऐसे ही अगर मैथमेटिकल डिसऑर्डर पूछा जाए तो ये कौन सा है? इट इज डिसकैलकुलिया। और है, मान लीजिए पूछा जाता है डिसअफेजिया, डिसअफेजिया या फिर अफेजिया, तो इट इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर। एंड अगर पूछा जाता है डिस्प्रेक्सिया, तो ये कौन सा हो जाएगा? रिलेटेड टू मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लेटेंट लर्निंग रेफर्स टू। अव्यक्त अधिगम का तात्पर्य है ऑप्शन ए लर्निंग विच रिमेन्स डोमेंट फॉर सम टाइम। ऑप्शन बी इमीडिएट लर्निंग। ऑप्शन सी सिचुएशन स्पेसिफिक लर्निंग। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो हिंदी में ऑप्शंस हो जाएंगे, अधिगम जो कुछ समय के लिए निष्क्रिय रहता है। ऑप्शन बी तत्काल सीखना। ऑप्शन सी स्थिति विशेष सीखना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखिएगा लेटेंट लर्निंग जो है इसका मतलब होता है ऐसी लर्निंग जो कुछ समय के लिए इनएक्टिव रहे। सो लर्निंग विच रिमेन्स डोमेंट फॉर सम टाइम, ऐसी लर्निंग को क्या कहा जाएगा? लेटेंट लर्निंग। और लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? सो इट इज गिवन बाय टॉलमैन, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टॉलमैन जो है इन्होंने लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया है। सो ऐसा अधिगम जो कुछ समय के लिए निष्क्रिय रहता है उसे कहा जाता है अव्यक्त अधिगम, दैट इज लेटेंट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन ए इज सब्जेक्ट मैटर, दैट इज विषय वस्तु। ऑप्शन बी इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, दैट इज बच्चे की आर्थिक स्थिति। ऑप्शन सी फिजिकल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, दैट इज बच्चे की शारीरिक स्थिति। ऑप्शन डी इज रोल ऑफ द टीचर, शिक्षक की भूमिका। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कारक जो है वो बच्चे के अधिगम को, उसके सीखने को प्रभावित नहीं करेगा। वैसे तो चारों ऑप्शंस आपको लग सकते हैं, बट जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो क्या है आपका? इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे की जो आर्थिक स्थिति है वो उसके लर्निंग को अफेक्ट नहीं करेगी, बाकी सब्जेक्ट मैटर भी करेगा, फिजिकल कंडीशंस भी करेंगी और टीचर की जो भूमिका है वो भी करेगी। सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वॉज नॉट यूज्ड बाय कर्ट लेविन? It's W. It's Lewin. Kurt Lewin. So which of the following concept was not used by Kurt Lewin in his field theory of learning? Kurt Lewin ने अपने अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया था? ऑप्शन ए इज टोपोलॉजी, दैट इज तल रूप। ऑप्शन बी इज लाइफ स्पेस, दैट इज जीवन दायरा। ऑप्शन सी इज रीइंफोर्समेंट, दैट इज पुनर्वलन। ऑप्शन डी इज बैलेंस, दैट इज कर्षण बल। तो यहां से आप याद रखिएगा कि जो कर्ट लेविन है इन्होंने फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी और इसमें इन्होंने रीइंफोर्समेंट का यूज नहीं किया है। याद रखिएगा नॉट यूज्ड पूछा जा रहा है, तो ये यूज नहीं किया है। बाकी टोपोलॉजी की भी बात की है, लाइफ स्पेस की भी बात की है एंड बैलेंस की भी बात की है। सो एक बार से देख सकते हैं कि कर्ट लेविन जो है इनकी थ्योरी थी फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसमें इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है दैट इज B इज इक्वल्स टू F ऑफ P इंटू E। तो अगर ये फॉर्मूला पूछा जाए किसने दिया है तो ये दिया है कर्ट लेविन ने। ठीक है, कर्ट लेविन कौन है? तो ये एक गेस्टाल्टवादी हैं, जर्मन या जर्मनी से आप कह सकते हैं इनका रिलेशन है। अब यहां पे B का मतलब क्या है? B का मतलब है बिहेवियर। B का मतलब है बिहेवियर। P का मतलब क्या है? P इज द साइकोलॉजिकल पर्सन, तो P इज अ पर्सन एंड E क्या है? E इज द एनवायरमेंट। तो एक व्यक्ति अपने एनवायरमेंट में, अपने वातावरण में जो भी गतिविधियां करता है उसी से उसका व्यवहार जो है वो निर्मित होता है। तो बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इट्स साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने बात की है लाइफ स्पेस की। लाइफ स्पेस का मतलब है जीवन दायरा, मतलब ये वो स्पेस है जहां पे हम भी हैं, हमारे जो गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं वो भी हैं, जो भी बैरियर्स हैं मतलब ऐसी रुकावटें जो हमें हमारे गोल तक पहुंचने से रोकती हैं वो भी हैं। तो ओवरऑल हमारी अर्थ कह लीजिए, हमारा यूनिवर्स कह लीजिए, दैट इज द लाइफ स्पेस। सेकेंड वन इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, सो टोपोलॉजी इज द आउटर बाउंड्री आप कह सकते हैं जिसके बीच में आप उसको किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 मीटर लंबी वायर ले ली जाए तो इस 1 मीटर लंबी वायर से हम ऐसे पेंटागन भी बना सकते हैं, है ना, हेक्सागन भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। सो इट इज द टोपोलॉजी। तो बेसिकली टोपोलॉजी कहां से लिया गया है? ये लिया गया है मैथ्स से। याद रखिएगा ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। सो टोपोलॉजी जो है ये इनकी जो थ्योरी थी ना, ये फील्ड थ्योरी, ये साइंस पे बहुत ज्यादा बेस्ड है। तो उसी में से जो टोपोलॉजी है ये मैथमेटिक्स, फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में से लिया गया है। एंड लास्ट वन इज वैलेंस। वैलेंस जो है इसे वेक्टर्स भी कहा गया है। तो इनके अकॉर्डिंग 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती है ड्राइविंग फोर्स, एक होती है रीस्ट्रेनिंग फोर्स। रीस्ट्रेनिंग फोर्स
ड्राइविंग फोर्स कौन सी है? वो फोर्स जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। रीस्ट्रेनिंग फोर्स कौन सी है? जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर करती है। सो अकॉर्डिंग टू द कर्ट 11 दोनों में से जिस भी बल की आप कह सकते हैं शक्ति ज्यादा होगी या जो ज्यादा बल लग रहा होगा उस अनुसार ही हम अपने गोल के करीब या उससे दूर जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक आपके पास टर्म्स हैं रिगार्डिंग द कर्ट 11 फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग जिन्हें आप याद रखिएगा। ऑल्सो यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं या वैलेंस हैं ये फिजिक्स में से लिए गए हैं, ठीक है। तो इतना सा इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी से, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इन क्लास टीचिंग द स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ लर्निंग। कक्षा शिक्षण में पाठ आरंभ करने का चरण सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए इज लॉ ऑफ इफेक्ट, ऑप्शन बी इज लॉ ऑफ एनालॉगी, ऑप्शन सी इज लॉ ऑफ रेडिनेस, ऑप्शन डी इज लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो प्रभाव का नियम, सादृश्य का नियम, तत्परता का नियम या फिर संगठन का नियम। तो देखिए कोई भी चीज पढ़ाने से पहले ना हम इंट्रोडक्शन देते हैं क्लासरूम में, तो वो इंट्रोडक्शन या वो जो हम इंट्रोडक्टरी अपना लेक्चर देते हैं या जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन देते हैं वो कौन से लॉ के अंडर आती है? तो ये आती है लॉ ऑफ रेडीनेस के अंडर, दैट इज तत्परता का नियम, ताकि बच्चे जो है वो मेंटली और फिजिकली रेडी हो पाए कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। तो जिस भी टॉपिक के बारे में वो आगे पढ़ेंगे उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है अंडर लॉ ऑफ रेडीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following is not a curve of learning? निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ऑप्शन ए इज कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी इज कॉम्बिनेशन टाइप, ऑप्शन सी इज कॉन्केव, ऑप्शन डी इज लॉन्गिट्यूडनल। तो उन्नतोदर जिसको आप उत्तल वक्र कह सकते हैं, ऑप्शन बी इज मिश्रित, ऑप्शन सी इज नतोदर दैट इज अवतल वक्र एंड लास्ट वन इज लंबवत। तो देखिए ये लर्निंग कर्व्स में से क्वेश्चन है। लर्निंग कर्व जो है वो आपके पास कॉन्वेक्स कर्व भी होता है, कॉन्केव कर्व भी होता है, कॉम्बिनेशन टाइप भी है। कॉम्बिनेशन टाइप को एस टाइप कर्व कहा जाता है। बस जो लॉन्गिट्यूडनल है ऐसा कोई कर्व एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हम बात करें कॉन्केव कर्व की तो ये होता है इस तरह से। यहां पे क्या है आपका, यहां पे आपका क्या है? टाइम ऑफ लर्निंग आप कह सकते हैं, ये ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग, और यहां पे क्या है आपका? रेट ऑफ लर्निंग, रेट ऑफ लर्निंग। तो सीखने की दर जो है, तो जैसे जैसे आप अधिगम में समय लगाएंगे वैसे वैसे क्या होता है? सीखने की दर बढ़ती जाती है। तो ये कौन सा है आपका? कॉन्केव कर्व। तो यहां पे याद रखिएगा जो शुरुआत है वो स्लो होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एकदम से इंक्रीज आता है लर्निंग में। तो ये आपका कॉन्केव कर्व है। कॉन्वेक्स कर्व क्या होता है? इस तरह से, ये आपका कॉन्वेक्स कर्व है। कॉन्वेक्स कर्व में क्या है? शुरुआत बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, तो बिगिनिंग जो है वो रैपिड है, एकदम फास्ट होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पहुंचते हैं ना, जो रेट ऑफ लर्निंग है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और अल्टीमेटली हम पहुंच जाते हैं एट द स्टेज ऑफ प्लेट्यू। सो प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू इज पठार। तो जब भी आपका अधिगम अस्थायी रूप से रुक जाता है दैट इज कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ प्लेट्यू या फिर पठार। तो कह सकते हैं कि प्लेट्यू क्या है? इट इज द टेम्परेरीली स्टॉपेज ऑफ द लर्निंग। अब ये किस वजह से हो सकता है? तो हो सकता है कि आप जो चीज सीख रहे हैं आपको वो समझ आ गई है, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आपको वो समझ आ गया है, तो अब आप फर्दर उस टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहते, तो उस टाइम पे भी पठार आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका मन नहीं है पढ़ने का, मूड नहीं है पढ़ने का, आप मेंटली या फिजिकली थके हुए हैं, या फिर जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये कोई भी रीजन हो सकता है प्लेट्यू का, ठीक है। तो इतना सा आप याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें एस शेप्ड कर्व की तो ये इस तरह से होता है कि कभी जो है रेट ऑफ लर्निंग इंक्रीज करेगी, कभी डिक्रीज, और फिर से मतलब पहले स्लो थी, फिर शुरुआत स्लो थी, फिर एकदम से हुआ इंक्रीज बीच जैसे में, मतलब मिडिल स्टेज पे आके, फिर धीरे 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 डिक्रीज होता होता और अल्टीमेटली आप कहां पहुंच गए? प्लेट्यू पे। तो ये क्या है आपका? एस शेप्ड कर्व। अब देखिए यहां से यहां तक क्या था? कॉन्केव कर्व, और ऊपर वाला क्या है? कॉन्वेक्स कर्व। तो इसको कॉन्केव कॉन्वेक्स कर्व भी कहा जाता है। तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। ये लर्निंग कर्व्स हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए इज स्किल दैट इज कौशल, ऑप्शन बी इज कॉन्सेप्ट दैट इज अवधारणा, ऑप्शन सी इज मैच्योरेशन दैट इज परिपक्वता, ऑप्शन डी इज नॉलेज दैट इज ज्ञान। तो देखिए लर्निंग से क्या होता है, लर्निंग से हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं, लर्निंग से मैच्योरेशन आती है या नहीं? नहीं आती है। ऑप्शन बी इज कॉन्सेप्ट, तो जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी डेवलप होते हैं और नॉलेज भी हमें मिलती है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है लर्निंग का, ये है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन कभी भी लर्निंग से नहीं आती है। मैच्योरेशन जो है ये एज का फैक्टर है और एज आपके कंट्रोल में थोड़ी है, वो तो अपने आप ही बढ़ेगी, है ना। तो याद रखिएगा ये जो मैच्योरेशन है या एज है ये आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये कभी भी लर्निंग से नहीं होगा। अगर हम बात करें लर्निंग कैसी होती है, लर्निंग की अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए लर्निंग सबसे पहले तो लाइफ लॉन्ग है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग हमेशा पर्पसिव होती है एंड गोल डायरेक्टेड, मतलब किसी ना किसी लक्ष्य के को बेस बनाकर या किसी लक्ष्य को निर्धारित करके फिर ही हम लर्निंग करते हैं। सो इट इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड, तो लक्ष्य निर्धारित होती है ये जो अधिगम है। और कैसे होगा? तो लर्निंग जो है वो हमेशा बेस्ट वे में कहां होती है? ओपन एनवायरनमेंट में। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ये हमारा, इन्वायरमेंट बेस्ड होती है। और लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, तो इसका स्थानांतरण करना पॉसिबल है, मतलब कि हम एक जगह से दूसरी जगह में लर्निंग को ट्रांसफर कर सकते हैं। और क्या है? लर्निंग की वजह से क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर। कैसा चेंज? रिलेटिवली परमानेंट। सो इससे क्या होता है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। या फिर इसी को आप ना मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, हु सेड इट। तो ये एक डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है। डेफिनेशंस को जरूर से जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। सो लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, हु सेड इट। किसके अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? ऑप्शन ए इज क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी इज गिलफोर्ड, ऑप्शन सी इज वुड्सवर्थ, ऑप्शन डी इज स्किनर। तो लर्निंग की ये जो डेफिनेशन है इट इज गिवन बाय गिलफोर्ड, दैट लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। Who used puzzle box in his learning experiments for developing a theory of learning? अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किसने अपने प्रयोगों में पहेली पेटी का प्रयोग किया? ऑप्शन ए इज बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी इज ई एल थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी इज पावलोव, ऑप्शन डी इज टॉलमैन। तो पजल बॉक्स का यूज किसने किया है? पजल बॉक्स का यूज किया है थॉर्नडाइक ने। अगर स्किनर ने पूछा जाए तो स्किनर ने यूज किया है स्किनरियन बॉक्स, स्किनरियन बॉक्स। तो अगर स्किनरियन बॉक्स करके पूछा जाए तो स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वहां पे यूज किया गया है, जबकि पजल बॉक्स किसने यूज किया है? थॉर्नडाइक ने यूज किया है। कहां पे? ट्रायल एंड एरर में, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा कि ट्रायल एंड एरर में थॉर्नडाइक ने लर्निंग के 7 स्टेजेस बताए हैं, 7 स्टेजेस ऑफ लर्निंग बताए हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज कौन सी है? दैट इज ड्राइव। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में। तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग लर्निंग की जो पहली स्टेज है दैट इज ड्राइव। लेकिन यही अगर हम मोटिवेशन साइकिल में बात करें तो मोटिवेशन साइकिल में जो ड्राइव है वो सेकेंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज कौन सी है मोटिवेशन साइकिल की? दैट इज नीड। Next question number 28. When the child cries, he is given food. So whenever the child wants to eat, he starts crying. This is the example of.
जब बच्चा रोता है तो उसे खाना दिया जाता है, इसलिए जब भी बच्चा खाना चाहता है तो वह रोने लगता है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इज लर्निंग बाय डूइंग, ऑप्शन बी इज क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन सी इज स्टिमुलस, ऑप्शन डी इज ट्रायल एंड एरर। तो हिंदी में ऑप्शंस हो जाएंगे करके सीखना, शास्त्रीय अनुकूलन, उद्दीपक या फिर प्रयास एवं त्रुटि। तो देखिए बच्चा जब भी रोता है तो उसे खाना दिया जाता है, तो जब भी उसको खाना चाहिए तो वो रोने लगता है। तो ये किसका एग्जांपल है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म वॉज डेवलप्ड? संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष विकसित किया गया था? ऑप्शन ए इज 1916, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी इज 1910। तो देखिए संबंधवाद का सिद्धांत जो है ये 1910 में दिया गया। किसके द्वारा? तो जो थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म है ये दी गई है बाय थॉर्नडाइक। तो जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर है बेसिकली उसी को कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट बिल्ड्स कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो याद रखिएगा इस चीज को। ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज SR थ्योरी। SR थ्योरी भी है ये, ठीक। सेम जो पैवलव की है वो भी SR थ्योरी ही है। स्किनर की जो थ्योरी है वो अपोजिट है, इट इज कॉल्ड एज RS थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विड्रॉल इनटू वन सेल्फ इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच इज नॉन एज। स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्याधि है जिसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए इज एंटी सोशल बिहेवियर, ऑप्शन बी इज ऑटिज्म, ऑप्शन सी इज मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। हिंदी में ऑप्शंस हो जाएंगे समाज विरोधी व्यवहार, ऑप्शन बी इज स्वलीनता, ऑप्शन सी इज मानसिक मंदता, ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्वयं में सिमट जाना दैट इज विड्रॉल इनटू वन सेल्फ, ये क्या है? ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है विच इज कॉल्ड एज ऑटिज्म। तो ऑटिज्म में बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन में लैक ऑफ सोशल कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, लैक ऑफ सोशल कम्युनिकेशन। तो सामाजिक रूप से व्यवहार करने में जब किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो उसमें कौन सा डिसऑर्डर है? दैट इज कॉल्ड एज ऑटिज्म विच इज स्वलीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ इफेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभाव के नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए इज थॉर्नडाइक्स थ्योरी, ऑप्शन बी इज हल्स थ्योरी, ऑप्शन सी इज वाटसन्स थ्योरी, ऑप्शन डी इज BF स्किनर्स थ्योरी। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, वाटसन का सिद्धांत या फिर BF स्किनर का सिद्धांत। तो आपको बताना है कि प्रभाव के नियम के साथ कौन सा एक जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है वो रिलेटेड है। अब देखिए यहां पे आपको लगता है, हो सकता है कि लगता हो कि थॉर्नडाइक आंसर, जो थॉर्नडाइक थ्योरी है ये आंसर होगा, बट ये आंसर नहीं है। थॉर्नडाइक की थ्योरी में कहीं भी उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट का यूज नहीं किया है। लॉ ऑफ इफेक्ट का यूज जो है वो स्किनर ने अपनी थ्योरी में किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने सिर्फ लॉ ऑफ इफेक्ट दिया है, तो थॉर्नडाइक ने प्राइमरी लॉज दिए थे, जो मतलब बेसिकली लॉज ऑफ लर्निंग जो है, लॉज ऑफ लर्निंग ये दिए थे थॉर्नडाइक ने, जिसमें इन्होंने 3 प्राइमरी लॉज, 3 मुख्य नियम दिए हैं, एंड 8 दिए हैं सेकेंडरी लॉज। तो प्राइमरी लॉज जो हैं इसमें आपका एक आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, ऑप्शन जो सेकंड वाला है दैट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड लास्ट वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ना, ये सिर्फ दिया है थॉर्नडाइक ने, लेकिन इसका यूज उन्होंने अपनी थ्योरी में कहीं भी नहीं किया है। इसका यूज जो है वो BF स्किनर ने अपनी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वहां पे किया है। सेकेंडरी लॉज में वैसे तो 8 है, आप मेनली एक याद रखिएगा, लॉ ऑफ एनालॉगी। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लॉ ऑफ एनालॉगी का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी समस्या के बारे में समाधान ढूंढ रहे हैं तो पुरानी परिस्थितियों के साथ जोड़ करके सोचना,
तो लॉ ऑफ एनालॉगी एंड एसिमिलेशन, ठीक है। तो इतना सा आप याद रखिएगा इन लॉज से। सो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट है, देख सकते हैं, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड कॉल्ड बाय। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह डैश द्वारा कहा गया है। तो ये किसने कहा है? इट इज कॉल्ड बाय क्रो एंड क्रो। ये भी किसी एग्जाम में पूछी गई थी डेफिनेशन, तो याद रखिएगा क्रो एंड क्रो के द्वारा ये जो डेफिनेशन है ये दी गई है लर्निंग की। नेक्स्ट, सो ये लास्ट डेफिनेशन है। लर्निंग इंक्लूड्स एक्विजिशन एंड रिटेंशन बोथ कॉल्ड बाय। सीखने में अधिग्रहण और धारणा दोनों शामिल हैं, डैश द्वारा कहा गया है। तो ये किसने कहा है? इट इज कॉल्ड बाय B.F. स्किनर। B.F. स्किनर, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये भी कंप्लीट होती हैं। ऑल्सो द क्वेश्चंस, सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते थे और कैसे कैसे बन सकते हैं वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितनी भी थ्योरीज हैं और ऑल्सो लर्निंग से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी पेडागॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।